जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का टुडे एग्जाम स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए, जिसमें आज एनसीईआरटी क्लास 8 के हिस्ट्री के अध्याय 5 और 6 यानी चैप्टर 5 और 6 को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 का 1 से लेकर के 4 तक के चैप्टर को कंप्लीट कर लिए हैं। उससे पहले क्लास 6 और 7 के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी तीनों कंप्लीट कर लिए हैं। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ ही, जिसमें आप देखेंगे अध्याय 5 से प्रश्न लिए गए हैं। और पहला प्रश्न है आप सभी के लिए, नीचे दिए गए कथन, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया है, यानी एक है कथन और दूसरा है कारण। अब आप इस कथन और कारण को पढ़िए और सही विकल्प बताइए। कथन कह रहा है कि 1850 में कंपनी ने एक नया कानून बनाया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना आसान हो गया। कारण है कि इस कानून के तहत अगर कोई भारतीय ईसाई धर्म अपनाता है तो भी उसे अपने पूर्वजों की संपत्ति पर अधिकार बना रहेगा। बात समझ में आ रहा है? कथन कह रहा है कि 1850 में कंपनी ने एक कानून बनाया कि ईसाई धर्म को अपनाना आसान हो गया है। कारण है कि इस कानून के तहत अगर कोई भारतीय ईसाई धर्म अपनाता है तो भी उसे अपने पूर्वजों के संपत्ति पर अधिकार बना रहेगा, मतलब उनका अधिकार समाप्त नहीं होगा। अब आपको बताना है कि कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण की व्याख्या करता है या नहीं। ठीक है, या कथन गलत है कारण सही है, या कारण गलत है कथन सही है। चार विकल्प है मेरे भाई आपके सामने, और चारों विकल्प में से कोई एक कथन एक विकल्प सही है जो आप बताइए। देखिए, आप जब पढ़ेंगे कथन और कारण तो मेरे भाई प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों होगा? क्योंकि कथन और कारण ये दोनों बात बिल्कुल ठीक है। यानी 1850 में कंपनी ने एक कानून बनाया था कि ईसाई धर्म को अब अपनाना आसान हो गया है। देखिए, कंपनियों ने बाद में पहले तो धन के लिए यहाँ कंपनी आई, फिर बाद में धर्म का प्रचार चालू हो गया। तो कंपनी का ये मोटिव था कि अधिक से अधिक लोगों को ईसाई धर्म अपनाना और ईसाई धर्म, ठीक है ना, ईसाई धर्म को प्रमुखता से लाना। तो उन्होंने एक कानून बनाया 1850 में, और उस कानून में ये था कि अब ईसाई धर्म अपनाना आपको और आसान हो गया है। क्यों हो गया है? कि जो लोग डरते थे कि अगर हम धर्म परिवर्तन कर लेंगे तो हमारे पूर्वजों की संपत्ति हमारी नहीं रह पाएगी, तो ये बात अब नहीं था। आप धर्म अपनाने के बाद भी पूर्वजों की संपत्ति बनी रहती थी। ये बात आपको समझना है। अगले प्रश्न पे चले तो अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के बारे में मेरे भाई। तो बताइएगा, 1857 में जो विद्रोह हुआ उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और फिर सही कथन को बताइए कि कौन से विकल्प ठीक होंगे। कथन पहला कह रहा है, यानी कथन ए कह रहा है कि दिल्ली से विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया। और कथन बी कह रहा है कि बरेली के सिपाही वक्त खान ने दिल्ली आकर विद्रोहियों का नेतृत्व संभाला। और कथन सी कह रहा है कि फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने भविष्यवाणी की थी कि अंग्रेजों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तीन कथन है, ए, बी और सी। अब आपको बताना है कि ए और बी सही है, या फिर बी और सी सही है, या फिर ए और सी सही है, या कथन या विकल्प डी कह रहा है कि ए, बी, सी, यानी तीनों कथन सही है। मेरे भाई पढ़िए और सही कथन आप बताइए कि सही कथन क्या होगा। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट करके भी बताते रहिए। कमेंट में भी आप बता सकते हैं। माना कि ये वीडियो लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है, लेकिन आप चूंकि कमेंट में बताते हैं तो आपको ये हमेशा के लिए याद रहता है। बार बार मैं बात आपसे कहता हूँ, इसको ध्यान रखिए। देखिए, बताइए। तो देखिए, इसका जो सही विकल्प होगा वो विकल्प डी होगा। क्यों डी होगा? क्योंकि ए, बी और सी ये तीनों कथन बिल्कुल ठीक हैं। यानी ये बात बिल्कुल ठीक है कि बहादुर शाह जफर जो थे वो दिल्ली से विद्रोह का नेतृत्व किए। बहादुर शाह जफर मुगल वंश के अंतिम शासक, ठीक है ना। और ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि बरेली के सिपाही वक्त खान ने दिल्ली आकर विद्रोहियों का नेतृत्व संभाला। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। और फैजाबाद के जो मौलवी थे अहमदुल्लाह शाह, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि अंग्रेजों का शासन अब जल्द ही समाप्त हो जाएगा। तो ये तीनों कथन ऐतिहासिक रूप से सत्य है। वक्त खान एक अनुभवी सैनिक थे जिन्होंने दिल्ली में सैन्य नेतृत्व संभाला था। ये बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है
कानपुर में विद्रोह के नेता नाना साहेब के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन आपको बताना है मेरे भाई, ये आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि दिल्ली से नेतृत्व किसने किया? तो बहादुर शाह जफर ने किया। और कानपुर से 1857 जो क्रांति थी, जो उसका नेतृत्व किसने किया कानपुर से? तो नाना साहेब ने किया। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब उन्हीं के संदर्भ में गलत कथन आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, जब आप सभी कथनों को पढ़ेंगे कि वे स्वर्गीय पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, तो मेरे भाई ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, उन्होंने खुद को नवाब घोषित किया था, तो ये बात गलत है, उन्होंने खुद को नवाब घोषित नहीं किया था। इसलिए विकल्प बी जो है वो सही होगा, क्योंकि गलत कथन पूछ रहा है। और सी कह रहा है कि उन्होंने ब्रिटिश सेना को शहर से खदेड़ दिया था, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने घोषणा की कि वे सम्राट बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर हैं, ये भी बात बिल्कुल ठीक है मेरे भाई। तो विकल्प बी सही हो जाएगा, क्योंकि गलत कथन पूछ रहा है। क्यों गलत है कि देखिए, नाना साहब जो थे, नाना साहब ने खुद को पेशवा घोषित किया था, नवाब घोषित नहीं किया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। नाना साहब खुद को क्या घोषित किए थे? पेशवा घोषित किए थे। अगला कथन है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कि 1857 के विद्रोह के बाद हुए प्रशासनिक बदलाव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? और सत्य कथन आपको बताना है मेरे भाई। सत्य कथन 4 विकल्प आपके सामने है, पढ़िए और सही कथन तक पहुंचिए कि सही कथन क्या है। सबसे पहले आप ये बात ध्यान रखिए कि जो भी प्रश्न आपके सामने दिख रहे हैं, सभी एनसीईआरटी क्लास 8 से प्रश्न लिए गए हैं, कहीं इधर उधर से प्रश्न नहीं लिए गए हैं, ठीक है ना? बताइए सही विकल्प क्या होगा। देखिए, इसका जो सही विकल्प होगा ना, वो होगा विकल्प सी। क्यों? क्योंकि भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दी गई थी, ठीक है ना? ये बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। देखिए, 1858 के कानून के बाद गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश क्राउन की निजी प्रतिनिधि होता था, ठीक है ना? अगला प्रश्न है मंगल पांडे के संबंध में कि मंगल पांडे को बैरकपुर में फांसी क्यों दी गई? बताइए। ध्यान दीजिएगा, मंगल पांडे को बैरकपुर में फांसी इसलिए दी गई क्योंकि उन्होंने अपने अफसरों पर हमला कर दिया था, और वहीं से 1857 की क्रांति की जन्म होती है, आप सभी जानते होंगे। देखिए, समय है 29 मार्च 1857। बात कब की है? 29 मार्च 1857 की बात है। मंगल पांडे ने चर्बी वाले करतूसों को अपनाने से विरोध किया और विरोध में अपने अधिकारियों पर हमला किया, जिसके कारण उन्हें क्या कर दी गई? फांसी दे दी गई। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है, और प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित। कथन है कि 19वीं सदी में बहुत से भारतीयों को लगता था कि अंग्रेज उनका धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। कारण है, और कथन बी है कि 1856 में कंपनी ने एक कानून बनाया कि अगर कोई नया व्यक्ति सेना में भर्ती होगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना होगा। 2 कथन है आपके सामने। कथन से संबंधित प्रश्न है, 2 कथन है, कथन ए और कथन बी। कथन ए कह रहा है कि 19वीं सदी में भारतीयों को लगता था कि अंग्रेज उनका धर्म भ्रष्ट करेंगे, और कथन बी कह रहा है कि 1856 में कंपनी ने एक कानून बनाया था कि अगर कोई नया व्यक्ति सेना में भर्ती होगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना होगा। अब आपको सही कथन बताना है कि कौन से कथन सही हैं। विकल्प ए कह रहा है कि कथन ए और बी दोनों सही हैं, और बी ए का कारण है, ठीक है ना? बी कह रहा है, विकल्प बी कह रहा है कि कथन ए और बी दोनों सही है, लेकिन उनका आपस में कोई संबंध नहीं है। यानी कथन ए का कथन बी से कोई संबंध नहीं है। अब चलिए, आपको सही विकल्प बताना है, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही विकल्प होगा वो विकल्प ए ठीक होगा। क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों बात सही है, और बी जो है वो ए का कारण है। यानी लोग डरते इस बात से थे कि उनका धर्म भ्रष्ट होगा, क्योंकि उनको जरूरत पड़ने पे समुद्र पार जाना पड़ता था, और समुद्र पार जाने को उस समय लोग अपने धर्म से जोड़ के मानते थे कि यानी हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया यदि हम समुद्र पार चले गए तो। बात समझ में आ रहा है? अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित, और आपको बताना है कि रानी लक्ष्मीबाई के साथ मध्य प्रदेश के धार क्षेत्र में अंग्रेजों से लोहा लेने वाले नेता कौन थे? बताइए।
रानी लक्ष्मीबाई के साथ मध्य प्रदेश के धार क्षेत्र से अंग्रेजों के साथ लड़ने वाले वो नेता कौन थे? 4 विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो सही विकल्प होगा ना, वो होगा विकल्प बी। कौन है? तात्या टोपे। ध्यान रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई के साथ तात्या टोपे जो थे, मध्य प्रदेश के धार क्षेत्र से अंग्रेजों के खिलाफ सक्रिय होकर छापामार युद्ध जारी रखे और ग्वालियर और मध्य प्रदेश के युद्ध क्षेत्र में ज्यादा ही वो सक्रिय रहे। तो विकल्प बी सही हो जाता है आपका। अगला प्रश्न है 1857 के क्रांति से संबंधित कि 1857 के विद्रोह के प्रसार के संदर्भ में कौन सा जोड़ा गलत यानी असत्य है, उसे आपको बताना है। गलत कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, लखनऊ से जो 1857 के क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे वो थे बेगम हजरत महल। लखनऊ से कौन था? बेगम हजरत महल। बिहार से इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे बाबू वीर कुंवर सिंह। और जो सी है, कथन विकल्प सी है, वो झांसी से जो इसका नेतृत्व कर रही थी वो रानी लक्ष्मीबाई थी। लेकिन बरेली से नाना साहब नहीं थे, बात आपको ध्यान रखना है। इसलिए कथन डी, विकल्प डी गलत है। और चूंकि हमें गलत कथन को चुनना है तो विकल्प डी हमारा सही आंसर हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। आप सभी अभी थोड़ी देर पहले आप सबने पढ़ा कि बरेली में विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान कर रहे थे और नाना साहब जो थे वो कानपुर से इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। किस विद्रोह का? 1857 के क्रांति का। ध्यान रखिएगा, नाना साहब कानपुर से 1857 क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। खान बहादुर खान जो थे वो बरेली से कर रहे थे। बिहार से बाबू वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल कर रही थी। झांसी से लक्ष्मीबाई कर रही थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। और साथ में कमेंट करके भी बताइए कि बाबू वीर कुंवर सिंह, बताना है आपको कि बाबू वीर कुंवर सिंह के बाद 1857 का नेतृत्व बिहार से कौन कर रहा था बाबू वीर कुंवर सिंह के बाद। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है? यानी जब बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है उसके बाद बिहार से कौन इस क्रांति को जारी रखता है, आपको कमेंट करके बताना है। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न है कि विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने क्या रणनीतियां अपनाई? 3 कथन आपके सामने है। पहला कह रहा है कि ब्रिटेन से नई सैन्य टुकड़ियां मंगवाई गई। दूसरा, विद्रोही नेताओं पर भारी इनाम रखे गए। तीसरा, वफादार जमींदारों को उनकी जमीन पर अधिकार का लालच दिया गया। अब 4 विकल्प आपके सामने है, बताइए कौन विकल्प सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, विकल्प सी सही है, यानी ए, बी और सी तीनों कथन सही हैं। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है बहादुर शाह जफर के बारे में कि बहादुर शाह जफर को विद्रोह के अंत में कहाँ भेज दिया गया? तो ध्यान रखिए भाई, जो मुगल वंश के अंतिम शासक हुआ करते थे बहादुर शाह जफर, विद्रोह के अंत में उन्हें कैद करके रंगून भेज दिया गया। रंगून जो वर्तमान के वर्मा में है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, वर्मा में भेजा गया। वर्मा में एक जगह है रंगून। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। और साथ में उनके दोनों पुत्रों को भी भेज दिया गया। देखिए, उन्हें उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न है 1858 के नए अधिनियम के अनुसार भारत सचिव, ठीक है ना, का क्या कार्य होता था? जो भारत का सचिव होता था, भारत सचिव का कार्य क्या होता था, आपको बताना है। देखिए, इसके लिए विकल्प बी सही होगा कि जो भारत सचिव होता था उसको भारतीय शासन से संबंधित सभी मामलों की जिम्मेदारी और ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होना होता था। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, भारत सचिव ब्रिटिश सांसद के प्रति जवाबदेह था और उसकी सहायता के लिए इंडिया काउंसिल बनाई गई थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारतीय सेना में सिखों, गोरखों और पठानों की भर्ती पर अधिक जोर दिया, क्योंकि, बताइए। क्योंकि उन्होंने विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का साथ दिया था और वे मध्य भारत के सैनिकों की तुलना में अधिक वफादार माने गए।
ठीक है ना, तो विकल्प बी आपका सही हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न है रानी अवंतीबाई, ठीक है ना, रानी अवंतीबाई लोधी ने किस क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया मेरे भाई, आपको बताना है। ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी से लिए गए हैं, बात ध्यान रखिए, इसलिए प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके सीटेट के एग्जाम के लिए, ठीक है ना। बताइए, 4 विकल्प आपके सामने है, रामगढ़ मध्य प्रदेश से, या फिर कित्तूर कर्नाटक से, या संबलपुर ओडिशा से, या फिर आरा बिहार से। तो ध्यान रखिएगा, जो रानी अवंतीबाई लोधी थी वो रामगढ़ से, जो रामगढ़ मध्य प्रदेश है वहाँ से इस विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। उन्होंने 4000 सैनिकों की फौज के साथ खेरी के युद्ध में अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी थी, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह को अक्सर किस नाम से पुकारा जाता है, तो इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से पुकारा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने विलय नीति, ठीक है ना, अंग्रेजों ने जो विलय नीति लाई, विलय नीति को 1858 के बाद क्यों त्याग दिया गया, बताइए। तो ध्यान रखिएगा, विलय नीति को 1858 के बाद इसलिए त्याग दिया गया क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि राजाओं का समर्थन जितना क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि राजाओं का समर्थन जितना भविष्य के विद्रोह रोकने के लिए जरूरी है। मतलब राजा का समर्थन जीतना जरूरी है क्योंकि भविष्य का विद्रोह रोका जा सके। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न है विद्रोह और सैन्य विद्रोह में क्या अंतर है। तो ध्यान रखिए, विकल्प बी सही है, यानी सैन्य विद्रोह केवल सैनिक द्वारा होता था, जबकि विद्रोह आम जनता के द्वारा होता था, जिसमें आम जनता भी शामिल होती थी। अगला प्रश्न है विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। ये किस विद्रोह की बात हो रही है, तो 1857 की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ध्यान रखिए उस समय लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का गवर्नर जनरल था, और विद्रोह के बाद यही भारत के पहले वायसराय भी बना, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। भारत का प्रथम वायसराय कौन होता है, तो लॉर्ड कैनिंग होता है, और 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। ये दोनों बात ध्यान रखिएगा आप लोग। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि अंग्रेजों ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करना शुरू कर दिया। कथन बी है कि जमींदारों और भूस्वामियों की जमीन की सुरक्षा के लिए नीतियां बनाई गई। अब आपके सामने 4 विकल्प है, सही विकल्प बताइए। तो देखिए मेरे भाई ध्यान रखिएगा, दोनों विकल्प सही है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों कथन सही हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले वक्त खान कहाँ के रहने वाले थे, तो एक रहने वाले थे बरेली के, बरेली जो रोहिलखंड जगह है बरेली, वहीं के रहने वाले थे वक्त खान। अगला प्रश्न है माझा प्रवास पुस्तक के लेखक विष्णु भट्ट गोडसे ने 1857 के बारे में क्या लिखा, बताइए। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, माझा प्रवास पुस्तक के लेखक हैं विष्णु भट्ट गोडसे, और उन्होंने 1857 के क्रांति के बारे में लिखा है, और उन्होंने लिखा है कि अंग्रेज एक विशाल यज्ञ करने वाले थे जिससे भारतीयों का धर्म खतरे में था, ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब जो प्रश्न है अगला प्रश्न है अध्याय 6 से, यानी चैप्टर 6 एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री के अध्याय 6 से प्रश्न है, और प्रश्न पहला यही है कि 1783 में कलकत्ता आए विलियम जोन्स के बारे में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। तो ध्यान रखिएगा, जो विलियम जोन्स थे जो 1783 में कलकत्ता आए थे, उनके बारे में एक कथन है कि वे एक प्राच्यवादी थे जिन्हें संस्कृत, ग्रीक और लैटिन जैसी कई भाषाओं का ज्ञान था, ठीक है ना। विलियम जोन्स एक भाषाविद भी थे। उन्होंने हेनरी थॉमस, ठीक है ना, हेनरी थॉमस कोलब्रुक के साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, और एशियाटिक रिसर्चिस, ठीक है ना, नामक पत्रिका निकाली, ठीक है, एशियाटिक रिसर्चिस नामक पत्रिका निकाली। वे भारतीय प्राचीन ग्रंथों के प्रति गहरा सम्मान रखते थे क्योंकि वो एक क्या थे, भाषाविद थे, ठीक है। अगला प्रश्न है प्राच्यवादियों के अनुसार भारत में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए था,
तो उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य भारतीय ग्रंथों और प्राचीन ज्ञान को बढ़ावा देना, ताकि अंग्रेज भी भारतीय परंपरा को समझ सके। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सबसे पहले बात आप ध्यान रखिएगा कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना होती है 1781 में। अब आपको बताना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए, जब आप इसको देखेंगे तो इसका जो सही विकल्प होगा मेरे भाई, वो विकल्प बी होगा। अरबी, फारसी और इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देना उनका मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न है, जेम्स मिल और थॉमस वेबिंगटन मैकाले भारतीय शिक्षा के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते थे? आपको बताना है जेम्स मिल और मैकाले भारतीय शिक्षा के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते थे। तो ये भारत को एक असभ्य देश मानते थे और पूर्वी ज्ञान को त्रुटिपूर्ण और अवैज्ञानिक कहते थे। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मैकाले मिंटस 1835 के आधार पर अंग्रेजों ने क्या फैसला लिया? तो देखिए, अंग्रेजों ने जो फैसला लिया वो ये फैसला था कि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाया जाए। ठीक है ना। ये आपके एनसीईआरटी क्लास 8 के अध्याय 6 से सभी प्रश्न हैं। देखिए, 1835 के शिक्षा अधिनियम के तहत तय किया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाएगा और प्राच्यवादी संस्थाओं को अंधेरे के मंदिर कहकर उनकी उपेक्षा की गई। ठीक है ना। अगला प्रश्न है वुड डिस्पैच के बारे में कि वुड डिस्पैच के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो वुड डिस्पैच आया था वो 1854 में आया था। कब आया था मेरे भाई? 1854 में। अब कह रहा है कि उसके बारे में कौन सा कथन, कौन सी बात ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसे चार्ल्स वुड ने भेजा था। इसे भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता था। यह आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ रहा है? देखिए, जो वुड डिस्पैच था जो 1854 में आया था, उसे चार्ल्स वुड ने भेजा था, इसे ध्यान रखिएगा। और भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आपसे पूछा जाए भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा वुड डिस्पैच जो 1854 में आया था। पहली तो बात ये भी ठीक है। दूसरा, इसने जोर दिया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों का नैतिक चरित्र उत्थान होगा और वे व्यापार में सहायक होंगे। ये भी बात बिल्कुल ठीक है वुड डिस्पैच के बारे में। और उसके बाद सरकारी शिक्षा विभाग गठित किए गए और विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो विकल्प डी सही हो जाएगा, यानी सभी कथन सही हैं मेरे भाई। इसके ध्यान रखिएगा। वुड डिस्पैच ने भारत में आधुनिक शिक्षा का ढांचा तैयार किया जो 1857 के विद्रोह के समय ही कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही थी। ठीक है ना। अगला प्रश्न है ईसाई मिशनरी के बारे में कि ईसाई मिशनरियों ने 19वीं सदी की शुरुआत में सेरामपुर में अपना केंद्र क्यों बनाया? बताइए। तो इसलिए बनाया था क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में मिशनरी गतिविधियों का विरोध कर रही थी, यानी डर था कि इससे स्थानीय लोग भड़केंगे। दूसरा, क्योंकि वह इलाका डेनिश नियंत्रण में था इसलिए। और तीसरा, मिशनरी वहां छापे खाने और कॉलेज खोलना चाहते थे। तो इसलिए मेरे भाई ध्यान रखिए सभी कथन सही हैं, इसलिए विकल्प डी सही हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न है विलियम एडम के बारे में कि विलियम एडम की रिपोर्ट जो 1830 के दशक के अनुसार भारत की पाठशालाओं की क्या विशेषता थी, क्या बताता है उसमें। तो ध्यान रखिए, उसमें कहा गया कि शिक्षा का तरीका बहुत लचीला था क्योंकि निश्चित फीस या स्कूल की इमारत नहीं थी। छात्रों को उनकी क्षमता और आवश्यकता के अनुसार गुरु अलग से पढ़ाते थे। तीसरा, फसल कटाई के समय स्कूल बंद हो जाते थे ताकि बच्चे खेतों में काम कर सके। तो सभी कथन सही हैं, इसलिए विकल्प डी सही हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा। देखिए, एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं थीं जो बहुत ही जमीनी स्तर पर शिक्षा प्रदान कर रही थी। अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने 1854 के बाद पाठशालाओं में क्या बदलाव किए? तो ध्यान रखिएगा, उन्होंने सरकारी पंडित नियुक्त किए और नियमित समय सारणी, फीस व वार्षिक परीक्षाओं की व्यवस्था लागू की। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न है और पूछ रहा है कि महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के कट्टर विरोधी थे, क्यों थे? बताइए। अब आपको बताना है
कि क्यों। 4 विकल्प आपके सामने है, पढ़िए और बताइए। क्या इसलिए थे क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों के मन में हीनता की भावना पैदा कर दी और उन्हें अपनी ही संस्कृति में अजनबी बना दिया है? क्या इसलिए उन्हें पसंद नहीं था, या इसलिए कि वे मानते थे कि यह केवल साक्षरता पर जोर देती है, व्यवहारिक ज्ञान पर नहीं, या फिर इसलिए कि यह भारतीयों को अपने ही देश में दास बना रही है? तो मेरे भाई, महात्मा गांधी ये सभी बातों को मानते थे, इसीलिए विकल्प डी सही हो जाएगा, यानी उपरोक्त में से सभी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार नई तालीम या शिक्षा का आधार क्या होना चाहिए था? तो उनके अनुसार शिक्षा का आधार हस्तकला और शारीरिक श्रम होना चाहिए था। शारीरिक श्रम और हस्तकला से जुड़ा हुआ उनका नई तालीम और शिक्षा का आधार था। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित, और कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कब और कहाँ की? बताइए। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना 1901 में कलकत्ता के पास एक ग्रामीण क्षेत्र में की। ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए, टैगोर ने इसे कलकत्ता से 100 किमी दूर जंगलों के बीच बनाया ताकि बच्चे प्राकृतिक सानिध्य में स्वतंत्र रूप से सीख सकें। और आपको बताना है कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उस समय किस व्यक्ति ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी? कमेंट करके बताइए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा के संदर्भ में टैगोर और गांधी जी के विचारों में मुख्य अंतर क्या था? तो देखिए, गांधी जी आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और मशीनरियों के विरोधी थे, जबकि टैगोर आधुनिक ज्ञान को भारतीय परंपरा के साथ मिलाना चाहते थे। ठीक है ना, यही मुख्य उनमें अंतर था। अगला प्रश्न है, भाषाविद का क्या अर्थ होता है? तो ध्यान रखिएगा, भाषाविद का मतलब होता है एक व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार हो या ज्ञाता हो। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि 19वीं सदी के भारतीय सुधारक जैसे राजा राम मोहन राय चाहते थे कि देश में पश्चिमी ज्ञान का प्रसार हो। कारण है कि उन्हें लगता था कि इससे भारत का आधुनिकीकरण होगा और लोग अंधविश्वास से दूर होंगे। तो ध्यान रखिएगा, विकल्प ए सही है, यानी ये बात बिल्कुल ठीक है कि भारतीय सुधारक जैसे राजा राम मोहन राय इत्यादि चाहते थे कि पश्चिमी ज्ञान का प्रसार हो। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि इससे अंधविश्वास दूर होगा और आधुनिकीकरण होगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है चार्टर एक्ट से संबंधित कि 1813 के चार्टर एक्ट के बाद भारत में शिक्षा पर खर्च के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई थी, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, शिक्षा पर लगभग 1 लाख रुपए राशि स्वीकृत की गई थी। अगला प्रश्न है हेनरी थॉमस के बुक के बारे में, कि हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नथानिएल हेलहेड कौन थे? आपको बताना है कि ये लोग कौन थे। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, ये एक प्राच्यवादी जो भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी अनुवाद कर रहे थे। ठीक है ना। अगला प्रश्न है टैगोर के अनुसार, यानी रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार सृजनात्मक शिक्षा, ठीक है ना, मतलब क्रिएटिव लर्निंग कहाँ संभव है? सृजनात्मक शिक्षा कहाँ संभव है, आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, केवल प्राकृतिक परिवेश में जहाँ बच्चा खुश और स्वतंत्र महसूस करे, वहीं सृजनात्मक शिक्षा संभव है। किसके अनुसार? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे? तो ध्यान रखिए, वो थे, विकल्प बी सही होगा, यानी थॉमस वेबिंगटन मैकाले थे, जो अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है वुड डिस्पैच के बारे में, कि वुड डिस्पैच में नैतिक चरित्र के विकास के लिए किस प्रकार की शिक्षा पर जोर दिया गया था? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, यूरोपीय शिक्षा, क्योंकि यह भारतीयों को विश्वसनीय और ईमानदार बनाती थी, इसलिए उस पर जोर दिया गया था। तो ये रहे आपके कुल 40 प्रश्न अध्याय 5 और 6 से। ठीक है, कल तक आपके एनसीईआरटी क्लास 8 के हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद 1 या 2 दिन में आपके एनसीईआरटी क्लास 8 के पॉलिटी कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम सभी प्रश्नों का एक मिक्सर प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाएंगे। फिर कुछ प्रश्न हिंदी के और कुछ सीडीपी के प्रश्न आपके साथ
कि करेंगे हम लोग मिलके। ठीक है, बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।